स्वागत है आपका गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल से जुड़ने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास बीएससी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक जिसका नाम है इम्बिबिएशन अथवा अंतःशोषण। इससे पूर्व ही हमने वाटर प्लांट रिलेशन के संदर्भ में कई सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे डिफ्यूजन है, प्रासरण है, डीपीडी है, डीपीडी ओपी और टीपी में रिलेशन है, प्लाज्मोलाइसिस है, डीप्लाज्मोलाइसिस है और फिजिकल कैरेक्टर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर रिलेटेड टू प्लांट सेल। इस प्रकार के टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। तो इसी संदर्भ का लास्ट टॉपिक है, उसको नाम देते हैं इम्बिबिएशन अथवा अंतःशोषण। होता क्या है? तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम कई बार देखते हैं कि यदि किसी पदार्थ, दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक को हम विलेय कहेंगे, एक को हम विलायक कहेंगे। विलेय वो पदार्थ हुआ जो दूसरे में घुल रहा है, जिसके कणों का आकार बड़ा होगा। विलायक उसको कहेंगे जिसके कणों का आकार छोटा होता है और विलेय को घोलने का कार्य करते हैं। जब दोनों को मिक्स किया जाता है तो एक तीसरे प्रकार का और पदार्थ बन जाता है जिसको हम नाम देते हैं विलयन। तो विलयन बन गया। प्रारंभिक स्टेज में जब विलय पूर्ण रूप से घुल जाता है तो दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते आसानी से, अथवा सममांगी विलयन बन जाता है या कभी कभी विषमांगी विलयन बन जाता है। तो विलयन के अंदर कई प्रकार के पदार्थ घूमते रहते हैं, कणिकीय पदार्थ घूमते रहते हैं। उसमें से एक कोलाइडी प्रवृत्ति के भी कणिकीय पदार्थ होता है। तो ये तो प्रॉपर्टीज होगी विलयन की। अब जब विलयन है या पदार्थ हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होता है, बहता है या गमन करता है, तो उसके लिए हम या तो विसरण शब्द यूज करते हैं या प्रासरण करते हैं। ये दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया जल विभव में अंतर के आधार पर होता है। ये अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर अथवा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं, जिसे विसरणता या प्रासरण की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन इम्बिबिएशन या अंतःशोषण एक अलग प्रकार की प्रक्रिया है जो होती तो विसरण के द्वारा है, होती है अधिक जल विभव से कम जल विभव में परिवर्तन अंतर होने के कारण। लेकिन होगा क्या, इसमें किसी भी प्रकार के पदार्थ के द्वारा जल के अणुओं का अधिशोषण होता है, अवशोषण नहीं होता, बल्कि क्या होगा, अधिशोषण होगा। किसकी सतह पर? किसी पदार्थ की सतह पर जल के अणुओं का अधिशोषण होना अंतःशोषण कहलाता है। इस क्रिया में कभी भी विलयन का निर्माण नहीं होता है, अर्थात जिस पदार्थ के द्वारा अधिशोषित किया जाता है वो अंतःशोषक पदार्थ या इम्बिबिएंट कहलाता है। तो उसकी मूल प्रवृत्ति बनी रहती है और उसमें यदि जल अधिशोषित है तो उसकी भी प्रवृत्ति अलग है। लेकिन इस क्रिया के कारण, कौन सी क्रिया? अंतःशोषण या इम्बिबिएशन के कारण उस अंतःशोषक के आकार या आयतन में जरूर वृद्धि हो जाती है। कुछ समय के बाद में रिवर्स प्रोसेस होती है, जल के अणु बाहर निकल जाते हैं तो वो अंतःशोषक अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है या इसका आकार घट जाता है। अंतःशोषक पदार्थ में पाए जाने वाले हाइड्रोफिलिक कोलाइडल कणिकीय संरचना, हाइड्रोफिलिक कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा जल के अणुओं को अधिशोषित किया जाता है, अथवा जल के अणु इन कोलाइडल कणों के मध्य स्थित होता है। अधिशोषित होने के कारण कणिकीय संरचना में आयतन में वृद्धि होती है, फलस्वरूप अंतःशोषक बढ़ता जाता है। यदि हम कार्बनिक पदार्थों की बात करें तो बीजों को यदि हम जल में कुछ समय के लिए रखते हैं तो बीज जल को अवशोषित करके फूल जाते हैं। ये क्रिया मूल रूप से अंतःशोषण की क्रिया है। किसकी क्रिया है? इम्बिबिएशन की क्रिया होती है। अब बीजों को यदि रखें तो बीजों के अंदर कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में लिपिड की ज़्यादा होती है, किसी में कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट के कई रूप हो सकते हैं जिसमें स्टार्च सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो हम यदि प्रोटीन युक्त बीजों को जल में भिगोते हैं और सेल्यूलोज अथवा स्टार्च युक्त बीजों को जल में भिगोते हैं तो कौन से बीजों का आकार सबसे अधिक होगा? आकार में वृद्धि किस में ज़्यादा होगी या आयतन में वृद्धि किस में ज़्यादा होगी? तो डेफिनेट ऐसे बीज जिसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, अर्थात प्रोटीनीय पदार्थ द्वारा अंतःशोषण की क्रिया सेल्यूलोज और स्टार्च की तुलना में सबसे अधिक होती है।
इसके कारण ही प्रोटीन युक्त बीजों का आकार अधिक बड़ा होता है किसकी तुलना में, स्टार्च युक्त या कार्बोहाइड्रेट बीजों की तुलना में। यदि हम गेहूँ के बीज और चने के बीज को हम पानी में भिगो दें तो तुलनात्मक आयतन वृद्धि किसकी ज़्यादा होगी, डेफिनेट चने के बीज में, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अब जब किसी पदार्थ के द्वारा अंतःशोषण की प्रक्रिया हुई तो उस स्थिति में होता है क्या, इसका एक एग्जाम्पल आता है कि यदि हम आटे को गूँथ रहे हैं, उसमें हम पानी मिला गए, आटे को मिलाकर गूँथ रहे, तो गूँथते समय आटा गर्म होने लगता है। ऐसा होता क्यों, क्योंकि इन कणिकीय पदार्थ आटे के द्वारा जल को अधिशोषित किया हुआ है और इस दौरान उसकी काइनेटिक ऊर्जा के मान में कमी होती है। किसकी ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा में। फलस्वरूप उसके आसपास के वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के कारण ही उस अंतःशोषक के द्वारा ऊष्मा को रिलीज किया जाता है और वही ऊष्मा उस ताप के रूप में उस तंत्र के तापमान को बढ़ा देता है। अंतःशोषण क्रिया के फलस्वरूप एक सामान्य प्रकार का दाब उत्पन्न होता है जिसको हम अंतःशोषण दाब के नाम से जानते हैं। अब अंतःशोषण की क्रिया किस कारण होती है या क्यों होती है, तो फॉर एग्जाम्पल यदि ये बीज है और इसको हमने पानी के अंदर भिगो दिया, ये हो सकता है। हमें ये पता है कि बीज के अंदर केवल 5% तक जल की मात्रा होती है, जल की मात्रा बहुत कम है, इसलिए तो ये डोमिनेंस स्टेज के अंदर चला गया या इसको परसुप्त अवस्था में चला गया। तो इसके बाह्य वातावरण में जल की सांद्रता अधिक है तो डेफिनेट रूप से इस तंत्र की जल विभव का मान भी अधिक होगा। अब अधिक जल विभव है, यहाँ पे आंतरिक भाग में कम जल विभव है, इसलिए जल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवेशित होगा अर्थात बीज के अंदर प्रवेशित होगा। तो सामान्य क्रिया होगी, किसके द्वारा होगी, विसरण के द्वारा होगी। इसके कारण धीरे धीरे जल इसके अंदर बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे इसके आकार में वृद्धि होती रहेगी, क्योंकि ये अंतःशोषण क्रिया के फलस्वरूप होता है। तो अंतःशोषण का जो कारण है वो है वाटर पोटेंशियल अथवा जल विभव के मान में अंतर, और जो अंतःशोषण की क्रिया प्रेरित होती है वो होती है विसरण क्रिया के द्वारा। इस प्रकार से हम एक सारांश रूप से कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में उपस्थित कोलोइडल कण की सतह पर जल का अधिशोषित होना अवशोषण कहलाता है, अंतःशोषण कहलाता है। ये मूल रूप से हाइड्रोफिलिक कोलोइडल पार्टिकल के द्वारा संपन्न होती है। प्रोटीन में अंतःशोषण की क्रिया कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक होती है और इस क्रिया के द्वारा काइनेटिक ऊर्जा के मान में कमी होने के कारण तापमान में वृद्धि होती है। अंतःशोषण के फलस्वरूप अंतःशोषण दाब लगता है और ये क्रिया विसरण के द्वारा जल विभव में अंतर के आधार पर संपन्न होती है। अंतःशोषण के जब एग्जाम्पल देते हैं तो क्या देते हैं, पहला तो होता है बीज को पानी में रखने पर बीजों का फूलना, और दूसरा होता है बरसात के मौसम में लकड़ी के दरवाजों के द्वारा जल अवशोषित हो जाने के कारण या अंतःशोषित हो जाने के उसके आकार में वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप उसको बंद करने में कठिनाई होती है। यदि हमें बड़ी बड़ी चट्टानों के मध्य लकड़ी को फंसा करके उसको पानी से भिगो दिया जाए तो अंतःशोषण होने का लकड़ी फैलना प्रारंभ होती है, फलस्वरूप चट्टानें होती है वो टूट जाती है, दूर दूर हट जाती है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल होते हैं जो अंतःशोषण की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। ठीक इसी प्रकार का आटा गूंथते समय आटे का गर्म होना अंतःशोषण के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। अब वो कौन से कारक होते हैं जो कि अंतःशोषण की या इम्बिबिएशन की क्रिया को प्रभावित करते हैं, तो इसमें सबसे पहला कौन सा आता है, तापमान। तापमान वृद्धि होने से काइनेटिक ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण इम्बिबिएशन की प्रक्रिया भी बढ़ती है, अंतःशोषण की क्रिया बढ़ती है। दूसरा आता है नेचर ऑफ इम्बिबिएशन, कौन से प्रकार का अंतःशोषक पदार्थ है,
दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो ढीले संगठन वाला होता है और एक सुदृढ़ या सुसंगठित कणिकीय पदार्थ युक्त पदार्थ होता है। तो ये ठोस पदार्थ जैसी संरचना के बारे में बात करें तो उस कंडीशन में अंतःशोषक की प्रकृति निर्धारित करती है कि अंतःशोषण होगा अथवा नहीं होगा। अधिक संगठित पदार्थ है और जल तथा उस पदार्थ की सतह के मध्य आकर्षण बल का गुण कम है तो उस कंडीशन में अंतःशोषण क्रिया नहीं होगी। लेकिन उनके मध्य संसंजन बल, आसंजन बल और ढीली बंधन युक्त पदार्थ है तो उसमें अंतःशोषण की प्रक्रिया अधिक होगी। यदि हम लकड़ी के टुकड़े को और लोहे के टुकड़े का कंपेरिजन करें तो अंतःशोषण की प्रक्रिया किस में ज़्यादा होगी? लकड़ी के टुकड़े में, जबकि लोहे के टुकड़े के द्वारा नहीं होगी, क्योंकि लोहा और जल के मध्य आकर्षण बल या आकर्षण होने का गुण नहीं पाया जाता, जबकि लकड़ी के अंतर्गत पाया जाता है। और दूसरा, लकड़ी के अंतर्गत ढीले संगठन युक्त कणिकीय संरचना है, जबकि लोहा एक मजबूत जिसके कणिकीय पदार्थ एक दूसरे के पास पास में स्थित होते हैं। तो इम्बिशन की प्रक्रिया होगी, नेचर ऑफ इम्बिबिट। तीसरा जो घटक है तो पीएच डिपेंड करता है, पीएच निर्धारित करता है कि अंतःशोषण क्रिया होगी अथवा नहीं होगी। जैसे ऋणात्मक कोलाइडी कण युक्त है तो वो क्षारीय माध्यम में सबसे ज़्यादा अंतःशोषण को प्रेरित करते हैं, जबकि धनात्मक कोलाइडी कण होते हैं वो अम्लीय माध्यम के अंदर अंतःशोषण की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, जबकि क्षारीय माध्यम में कम होती है। जबकि उभयधर्मी प्रकार के हैं जैसे प्रोटीन है तो वो उदासीन माध्यम के अंदर अंतःशोषण क्रिया को प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन क्षारीय और अम्लीय माध्यम में अंतःशोषण की क्रिया को सर्वाधिक प्रेरित करते हैं। तो पीएच ये निर्धारित करता है कि अंतःशोषण क्रिया होगी अथवा नहीं होती। ये सभी प्रकार के पदार्थों के लिए अलग अलग है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ऋणात्मक, धनात्मक और उभयधर्मी कोलाइडल कण किस माध्यम के अंदर अंतःशोषण की क्रिया को प्रदर्शित करते हैं या बढ़ाते हैं, जबकि दूसरे माध्यम में कम करते हैं। चौथा जो कारक होता है वो प्रेशर। अंतःशोषण की क्रिया के द्वारा अंतःशोषण दाब लगता है और दाब बढ़ता है तो अंतःशोषण की क्रिया भी बढ़ती जाती है। पांचवा जो कारक आता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट अथवा विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य आयंस के रूप में होते हैं, इसीलिए जैसे किसी विलयन में विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो वो उदासीनीकरण क्रिया को बढ़ाने के कारण अंतःशोषण की क्रिया को कम करता है। इम्बिबिशन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त होने के बाद में अब हम पढ़ते हैं इसका महत्व क्या है, आखिर अंतःशोषण को क्यों पढ़ा जाता है, हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व रखता है, प्रकृति में ये क्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है जर्मेटिक सीड में, अंकुरित होने वाले बीजों में। होता क्या है इसमें, इस अंकुरित होने वाले बीजों का हम सामान्य संरचना देखते हैं, इसके सबसे बाह्य भाग होता है वो सीड कोट होता है और आंतरिक भाग की संरचना जितनी भी होती है वो उसको कर्नेल कहते हैं, इसको गिरी कहते हैं, सीधी सी बात है। और इसी के अंदर पाए जाने वाले भ्रूणीय संरचना से मूलांकुर और प्रोतंत्र निकलता है। अब बीज अंकुरण के दौरान सबसे पहले क्या करेगा, जल को अवशोषित करेगा और अवशोषित करने का कर्नेल या गिरी का आयतन में तीव्र गति से वृद्धि होती है, लेकिन उस तुलना में सीड कोट की वृद्धि या आयतन में प्रसारण नहीं हो पाता। फलस्वरूप आंतरिक भाग से दबाव उत्पन्न होने का सीड कोट विघटित हो जाता है या तोड़ जाता है। अब मूलांकुर आसानी से इस सीड कोट को भेदते हुए बाहर निकल के जमीन के अंदर दस जाता है और परिवर्धन की क्रिया को प्रेरित करता है। सीड कोट को तोड़ने के लिए अंतःशोषण द्वारा इसके आयतन में वृद्धि होना बहुत जरूरी है। यदि वृद्धि नहीं होती है तो कोट नहीं टूटेगा, फलस्वरूप जर्मिनेशन की क्रिया प्रेरित नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है बीजों के अंकुरण क्रिया के लिए। दूसरा आता है बीज में अथवा पादप में जो तरुण कोशिकाएं होती है, उन तरुण कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। उस स्थिति में हाइड्रोफिलिक कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा, जलरागी कोलाइडल कणिकाओं के द्वारा उन पादप भागों को शुष्क
अवस्था में बचाता है या शुष्कता से बचाता है, और शीत प्रदेश में जहाँ पे डेजर्ट है, जहाँ पानी कमी है, वहाँ पे तो शुष्कता से बचाएगा, और जहाँ पे शीत प्रदेश है उसमें लो टेम्परेचर के कारण कोशिकाओं में पाए जाने वाले जल के जमने की संभावना होती है। तो ये ही हाइड्रोक्लोरिक कोलाइडल कण अधिशोषित जल के माध्यम से उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर से बचाता है। क्या करेगा वो? उसको जमाव बिंदु तक जाने से उसको रोकता है। फलस्वरूप पादप लो टेम्परेचर होते हुए भी आसानी से अपने आप को जीवित रख पाता है। अन्यथा होता क्या, कोशिका में जल जम जाता है तो परस आयतन में वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप कोशिका फट जाती है और पादप निष्क्रिय हो जाता है, डेथ हो जाती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो आता है लाइकेन, मॉस और सिलेजिनिला के संदर्भ में। पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, टेरिडोफाइट से पढ़ते हैं हम सिलेजिनिला, लेपिडोपिला या सिलेजिनिला और रूपिस्टिस, ये दोनों ही प्रकार के टेरिडोफाइट हैं, वो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जब जल इसको नहीं मिलता तो ये सूख कर गोल गेंदनुमा संरचना के रूप में रूपांतरित हो जाता है। लेकिन जैसे ही आर्द्रता प्राप्त हो जाती है, उसको जल मिल जाता है, तुरंत प्रभाव से पुनः विकसित होकर के हरे पादप के समान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार की संरचना लाइकेन के अंदर भी देखने को मिलती है और मॉस के अंदर भी देखने को मिलती है। तो इन तीनों पादपों में होगा क्या, जब वातावरण के अंदर नमी समाप्त हो जाती है उस स्थिति में ये सूख जाते हैं, लेकिन पुनः नमी को अवशोषित करके जब उपलब्ध होती है तो अवशोषित करके वापस हरे रंग के पादप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये अवशोषण क्रिया मूल रूप से अंतःशोषण की क्रिया के द्वारा संपन्न होती है। एक और आता है कि चट्टानों को तोड़ने के लिए क्या किया जाए, कि उसके मध्य यदि लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े फंसा करके उसको पानी से संतृप्त कर दिया जाता है तो उसके अंतःशोषण का उसके आकार में वृद्धि होगी, फलस्वरूप चट्टानें टूट जाती है। तो चट्टानों को तोड़ने के लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त आटे गूंथते समय आटे की कणिकाओं के द्वारा जल का अंतःशोषण होता है, जिससे वो फूलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया अंतःशोषण, जिसमें अंतःशोषण होता क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं और उसका महत्व क्या है। इस प्रकार से विसरण, परासरण, विभिन्न दाबों में समानता, प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस और इम्बिबिशन को पढ़ने के साथ ही हमारा ये टॉपिक प्लांट वाटर रिलेशन समाप्त होता है। नमस्कार।